सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आप सबका स्वागत है। आज शो सास बहू और सेंसेक्स में मदद करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से इस बार के पैनलिस्ट में सबसे दूर से जो चल के आए थे, उतनी मेहनत उन्होंने करी थी तो उनके साथ फिर जुड़ने का मन कर गया। अमित सेठ साहब जुड़ेंगे आज, जाने माने ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट। अमित जी कब पहुंचे वापस? आशीष सर, कल शाम को मैं पहुंच गया था, इवनिंग में, संडे। कैसी रही मुंबई यात्रा आपकी? जी, बहुत अच्छी रही। आप लोग सबका अच्छा खासा प्यार मिला मुझे वहां पे, तो बहुत अच्छा लगा। अमित जी बस आ रहा हूं आपके पास। हम तक रीच आउट करने के, यानी कि सास बहू और सेंसिस की टीम तक रीच आउट करने के दो तरीके। एक है आवाज का व्हाट्सएप नंबर 7045220000 और दूसरा है हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा, @nw18.com। अरे डायरेक्टर साहब इसे फ्लिप तो कर दो यार। तो nw18.com ये ईमेल आईडी है जहां पे आप रीच आउट करिए। चलिए क्विकली आगे बढ़ा जाए। मार्केट्स का मूड सबसे पहले 200 पॉइंट का दबाव कह लीजिए निफ्टी पे 23,300 के शेड नीचे इस समय कामकाज करता हूं। हालांकि दिन के दौरान तो 222 तक के लोज हमने छुए थे। मूड बिगड़ा हुआ है। रिकवरी कहूं मैं थोड़ा बहुत लोज से तो बेमायने होगी। पेन कंटिन्यू कर रहा है, लिंगर ऑन कर रहा है, और पेन के पीछे सबसे बड़ी वजह तो खैर सुबह सुबह सेंटिमेंट डैम्पनर के तौर पे जिस खबर पर हमें रिएक्ट करना था, ट्रंप साहब के टैरिफ्स जो लगाने के सिलसिले की शुरुआत हो गई है। अब क्या बंदूक का मुंह खुल गया है, किस तरफ दागी जाएगी पता नहीं। अभी तो मेक्सिको, कनाडा और चाइना पे पड़ी है। डर लगने लगा है, अनसर्टेन टाइम्स हैं। ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसा हमारा बाजार रिएक्ट कर रहा है। प्लस ना सिर्फ वो, थोड़ा सा इसमें बजट का तड़का भी है। अब पिछले हफ्ते मंडे के लो से जब रिकवरी के ट्रेड, तेजी के ट्रेड्स प्ले आउट हो रहे थे बजट पे आते आते, तो मैं हाईलाइट कर रहा था कि बजट रिलेटेड स्टोरीज आउट परफॉर्म कर रही हैं। वो इंडस्ट्रियल्स, वो कैपिटल गुड्स, वो डिफेंस कंपनीज, वो पावर स्टॉक्स, वो पीएसयू कंपनीज, यही सब आउट परफॉर्म कर रही थी। तो दिख रहा था कि बजट रिलेटेड मूव्स बन रहे हैं स्क्रीन पे। बजट में आया सब कुछ कंजम्पशन के लिए सबसे ज्यादा। कुछ लोगों के लिए, मेरे तो नहीं, मुझे तो लग रहा है ठीक है। आपको पता था कि पिछले साल 3.4% ऑफ जीडीपी पे कैप हो चुका है। अब इससे ज्यादा हेडरूम है नहीं सरकार के पास केपेक्स स्पेंड करने का। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट है बहुतों के लिए, और उसी तरह के स्टॉक सारे पिटते हुए आपको नजर आएंगे। यही वो पॉकेट्स हैं भाई साहब, जिनके अभी मैंने नाम लिए थे, सबसे ज्यादा स्क्रीन पे पिट रही हैं। इवन एफएमसीजी जहां कंजम्पशन का तड़का है, आज मूड ऐसा है कि वो भी दबाव में है। सैटरडे को तो एफआईज ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा था। एफएमसीजी चल जरूर गया था, पर आज आने के बाद वो देखिए सारी तेजी गायब है। उछाल में बिकवाली का मौका मूड बना के आए हुए हैं एफआईज, इस बाजार में उतरे हैं। तो बिगड़ा हुआ मूड है। सिर्फ एक आईटी फ्लैट है, बाकी अक्रॉस द बोर्ड, आईटी एक फ्लैट है, बाकी अक्रॉस द बोर्ड पेन ही पेन नजर आएगा। अमित जी यार 23,300 के शेड नीचे, अब क्लोजिंग बेसिस पे 23,300 की अहमियत है या इंटरडे में जो टूट गया उससे डिसअपॉइंट हूं? कैसे देखूं इस समय स्क्रीन को? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, डेफिनेटली आज का जो हमने स्ट्रेट अवे जो गैप डाउन देखा, दिक्कतें काफी हैं। यूएस से जो न्यूज आई ओवरनाइट, आई मीन रिगार्डिंग तारीफ एंड ऑल, तो दैट हैज प्लेड प्रेशर। बट ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट का थोड़ा सा टेक्सचर कमजोरी नजर आ रहा है। 23,400, 23,500 एक इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग हर्डल है। जब तक वो क्रॉस ना करे तो दिक्कत वाला बाजार है। नीचे में हम देखें कि पुट राइटर्स का अगर डेटा देखें, 23,100, 23,200 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वहां पे अच्छी पुट राइटिंग है। तो काफी एक मेक और ब्रेक जोन में है। इन लेवल्स में हम शॉर्ट नहीं कर सकते, बट क्लोजली इन लेवल्स को वॉच करना है। अगर 23,100, 150 अगर टूटता है तो दिक्कतें काफी बढ़ सकती है मार्केट के लिए। चलिए सवाल जवाब के अब सिलसिले की क्विकली शुरुआत करता हूं। कोलकाता जाना है, चेन्नई जाना है और शायद लखनऊ। जो जो जुड़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। चलिए कोलकाता तो अमित जी वहीं सुलझा देते क्वेरी आप यार, ठीक है, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पे सुलझाएंगे अपन लोग। राखी मैम जुड़ती हुई। राखी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून राखी मैम। नमस्ते, नमस्ते सबको। हाय गुड मैम। आफ्टरनून। राखी मैम हेलो। कितना समय हो गया, कितने टाइम से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो अंदाजन?
सर वैसे तो मैं काफी टाइम से वॉच करती हूँ, बट अभी मैं एक्टिवली अराउंड 1 ईयर से एक्टिव हूँ ट्रेडिंग एक्टिव में। मतलब आजकल दिन भर खरीद फरोख्त चलती है या लंबी अवधि के लिए स्टॉक उठा रहे हो? ट्रेडिंग करते हो या लंबी अवधि के लिए? मैं सर दोनों करती हूँ। सुबह 9:15 से लेके दोपहर के 3:15 तक मैं हार्डकोर स्टॉक ट्रेडर हूँ और एक इन्वेस्टर भी हूँ। उसके अलावा मैं 24/7 एक होम मेकर ही हूँ। ब्यूटीफुल, दोनों चीजों को ब्यूटीफुली बैलेंस कर रहे हो आप। अच्छा, ये आप खुद अपनी चार्ट्स की रीडिंग वीडिंग करते हो राखी मैम? कैसे होता है, आप खुद स्टडी करते हो चार्ट्स? हाँ जी, बेसिकली कुछ मैं अपने कजिन से रेफरेंसेस लेती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव है इसमें, काफ़ी सालों से एक्टिव है। फिर मैं सीएनबीसी तो देखती ही रहती हूँ और बिजनेस टाइम्स देख लेती हूँ। फिर काफ़ी सारी न्यूज़ से अपडेट रहती हूँ और मैं खुद भी एक लाइक एस्पिरेंट सीएस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे नॉलेज है थोड़ा बहुत। ओ ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट है। राखी मैम, पहला सवाल अमित जी के लिए कौन जी सा? सर। सर मैंने बिरला कॉर्पोरेशन के 100 क्वांटिटी ले रखे हैं एट अ प्राइस ऑफ 1234.59। मन था 1234.56 पे लेने का, 59 पे माल आ गया, ऐसा है क्या? गजब है। अच्छा, ये ट्रेडिंग वाला मामला है या ये पोर्टफोलियो स्टॉक था? सर एक्चुअली ये पार्शल पार्शल खरीदे गए हैं, तो एवरेज होके ये प्राइस आ गया है। नहीं, खरीदे क्यों गए थे? मामला फंस गया था नहीं इसीलिए और खरीदते चले गए नहीं आप नहीं लोग, या सर, ये ट्रेडिंग हार्डकोर वाला मामला था कि इन्वेस्टमेंट नहीं के था? हिसाब से। सॉरी। नहीं सर, मैंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही लिए थे ठीक है। सर। जी। अमित जी, बिरला कॉर्प लंबी अवधि के लिहाज से कैसा है? औसतन मेरी खरीद भाव बुरा नहीं है, 90 रुपए इस तरह के बाजार में दबाव में ठीक है, चलता है, इतना तो झेल सकते हैं हम लोग। पर ये है कैसा, रखने लायक है कि नहीं बिरला कॉर्प? जी आशीष जी, डेली चार्ट्स थोड़े बहुत वीक हैं, बट अगर हम वीकली की बात करें तो एक अहम सपोर्ट पे है। लगभग 1100 1150 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है और कई दिनों से स्टॉक यहीं से रिबाउंड करता है। तो जिस हिसाब से इसकी प्लेसमेंट ऑन वीकली चार्ट्स, और जैसे कि मैम ने कहा कि इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, तो वीकली चार्ट्स के सपोर्ट और ओवरऑल प्राइस एक्शन वीकली चार्ट्स को देखते हुए सलाह यहाँ पे ये है कि आप इसको होल्ड करें और लगभग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखें 1100 रुपए का। बैठ लो ना, ठीक। चेन्नई से विजया मैम जुड़ती हुई। विजया मैम, वेलकम बैक। क्या हालचाल ये आपके? बढ़िया सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। कैसा मल्टी चल रहा है टाइम्स पोर्टफोलियो? मल्टी टाइम्स आप ही बोलते थे, आ चुकी हूँ। और शायद डायरेक्टर साहब से मेरी दोस्ती है, आप ही ने कहा था। अच्छा, विजया मैम, पोर्टफोलियो के क्या हालचाल? सर मेरा पहला सवाल है सर, सुबेक्स में मेरा 22 रुपए की खरीद है सर, 200 हाँ, शेयर है। मैंने इसमें पूछा मैं था पोर्टफोलियो का क्या हालचाल है, अभी बुरा हाल है कि सब हाँ बढ़िया है? हाँ सर, अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है? यस सर, अभी थोड़ा अरे, कम था पर शेयर लेके रखे हुए हैं सर। नहीं ठीक है, इस गिरावट में अच्छे, पर सुबेक्स क्यों लिया? सर ये है, काफी टाइम पहले लिया था, उसका आ रहा था न्यूज में ओके। कि जाएगा, तो 200 शेयर लिए 22 रुपए के हिसाब से सर। इसे रखें या रखना तो है ही सर। वो न्यूज आई जिसके लिए लिया था या नहीं आई? नहीं, अभी आनी है, और इसी का लॉस बुक करने के लिए अमित जी से मैं चाहती हूँ कि एक आधा दूसरा शेयर बताए। मतलब आप वो खबर आए ना आए, आप इसमें लॉस बुक करना चाहते हो और शिफ्ट कर लो पैसा, ऐसा? यस। चलो ठीक है। वैसे सुबह से निकल जाना चाहिए अमित जी, ए पहला सवाल ये। बी, अगर निकलना है तो ऐसे कोई बढ़िया वाला स्टॉक जिससे इसके लॉस की भरपाई हो जाए, ऐसा बता दीजिए प्लीज। जी डेफिनेटली आशीष जी, सुबेक्स का स्ट्रक्चर देखें तो ऑनेस्टली स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। शेयर इन सिंपल टर्म्स ऊपर के भाव छोड़ता नीचे के भाव कंटिन्यूअसली दिखा रहा है, विच इज अ बेरिश फॉर्मेशन, और काफी दिनों से ही अरसा चल रहा है। और आज के करंट प्राइस एक्शन में भी हमने ये देखा कि थोड़ा सा एक माइनर पुल बैक 10 डेमा का आया था और वापस स्टॉक यहाँ से स्लाइड कर रहा है। 17-17.50 के आसपास एक अहम वीकली सपोर्ट है, वो टूटता है तो मैम दिक्कतें और भी ज्यादा आपकी बढ़ सकती हैं। तो सलाह यहाँ पे यही है कि आप यहाँ से कोई भी बाउंस आए या थोड़ा बहुत भी बाउंस मिले तो निकलने की कोशिश करें। हाँ, राखी मैम, अगला सवाल। जी सर। हाँ जी। सर एक्चुअली मैं 10,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाह रही हूँ,
तो अगर सर मुझे कुछ सजेस्ट कर पाते कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड जिसमें मैं अच्छा गेन कर सकूं इन नियर फ्यूचर। 3 इयर्स का मेरा टारगेट है सर। 10,000 रुपये प्रति माह। मैंने जी पता है सर। क्या करा, अब सर तो खैर सारे गुण हैं इनमें, सब बता देंगे, लेकिन मैंने इस क्वेरी के लिए एक काम करा है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पीबी इन्वेस्टमेंट्स की पूजा भिंडे को जोड़ रहा हूं अपने साथ। पूजा हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। राखी जी का सवाल सुना होगा आपने, 10,000 रुपये पर मंथ 3 साल के लिए SIPs करने का मन है। प्लीज सजेस्ट करें बढ़िया फंड्स जो अच्छे रिटर्न्स दे सके। पूजा है क्या डॉक्टर साहब? पूजा हाय। आपको पहले ये समझना है कि जो आपको एवरी मंथ 10,000 SIP करनी है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। आपका गोल क्या है? मैं समझ रही हूँ कि मिड टर्म गोल है, बहुत ज्यादा लंबा गोल नहीं है। लंबा गोल नहीं है तो इक्विटी, प्योर इक्विटी 100% इक्विटी में नहीं रेकमेंड करूंगी। आप कोई भी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो चूज कर सकते हैं। 5,000 की 2 SIPs कर सकते हैं जिसमें इक्विटी 100% नहीं है, 50-60% के रेशियो में है, जिसमें आप मल्टी एसेट कैटेगरी का भी चुनाव कर सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड का भी चुनाव कर सकते हैं, या तो फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का भी चुनाव कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड की हाइब्रिड कैटेगरीज हैं, जिसमें इक्विटी प्रोपोर्शन अकॉर्डिंगली 30%, 50%, 60%, 70% तक भी जाता है, डिपेंडिंग कि आप कौन सा फंड का चुनाव कर रहे हैं। कुछ फंड्स के नाम बता देती हूँ। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, या तो फिर HDFC इक्विटी सेविंग्स फंड, या तो फिर अगर अग्रेसिव हाइब्रिड में जाना है तो ICICI प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड बॉन्ड फंड। तो ये है बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जिसमें इक्विटी 100% नहीं है। अगर आपका ये जो 3 साल का होराइजन है जिसमें आप 10,000 की SIP करना चाहते हैं, अगर आप उसमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं और आपका होराइजन 3 इयर्स से भी ज्यादा आप स्टे कर सकते हैं, तो आप कोई भी एक इंडेक्स फंड का भी चुनाव कर सकते हैं। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स फंड, इस तरीके के इंडेक्स फंड्स का भी आप चुनाव कर सकते हैं अगर आपको एक पैसिव एंड 100% इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में चाहिए तो। ठीक है। इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। अगर आप 10,000 की SIP करते हैं हर महीने फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, तो अप्रोक्सीमेटली 4,17,000 का आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको क्या अमाउंट की जरूरत है, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। एज ऑलवेज पूजा, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और क्विकली हमारी क्वेरी एड्रेस करने के लिए। राखी मैम, आप सुन रहे थे, लिखा नहीं आपने। मैं तो लिखने की कोशिश कर रहा था कि रिपीट करूंगा, तो मैं तो इतने सारे पूजा ने बताया कि मैं भूल गया लिखना, वो मिस ही हो गया मेरे से। आप कैसे पता करोगे आपको कौन से स्टॉक्स, कौन से फंड में पैसा डालना है? आपका इवनिंग में वापस देखने वाली हूँ ना। तब ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता तो ठीक है। अच्छा विजया मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास सिटी यूनियन बैंक के अभी 2 दिन पहले ही मैंने लिया है, 100 शेयर है सर, 174 के रेट से, सिटी यूनियन बैंक। 174 के रेट से 100 शेयर्स हैं सिटी यूनियन बैंक के। ये बताओ आपने क्यों लिया है, ट्रेडिंग या लंबी अवधि? सर लंबी अवधि। बैंक तो अच्छा है, MSMEs को पुश दिया गया अमित जी, और ये वो बैंक है जिसका सबसे तगड़ा एक्सपोजर उस स्पेस में। एक्सपोजर मेरा मतलब इसकी कुल लोन बुक का मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 38% SMEs MSMEs को बिलोंग करता है, वहां पे चैनलाइज्ड है। तो अगर MSMEs हालात सुधरेंगे तो फायदा मिलेगा, पर ये सब थ्योरेटिकल है, फंडामेंटल है, आगे की कहानी है। चार्ट्स पे पोजीशन कैसा, लंबी अवधि के लिए सही है क्या? जी आशीष जी, लंबी अवधि के लिए सिटी यूनियन बैंक को जरूर होल्ड करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्योरली मैं टेक्निकल के हिसाब से बोल रहा हूँ कि इट हैज आउट परफॉर्म द मार्केट। जितनी गिरावट हमने बाकी बैंकों में देखी उस हिसाब से ये उतना नहीं गिरा है, और इनफैक्ट जब भी मार्केट रिकवर करता है तो इट इज वन ऑफ द फर्स्ट टू मूव फास्ट। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है, और अगर चार्ट्स भी हम देखें तो लगभग 160 से 165 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज के सत्र में भी हमने देखा कि नीचे के लेवल से लगभग 162 163 के लेवल से एक हमने इसमें एक अपटिक देखा, और इट इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट डेज हाई ऑफ 172 रुपीज। तो मैम इसको डेफिनेटली होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 165 रुपीज का लगा के रखें। होल्ड करिए मैम इसको। राखी मैम, अगला सवाल अपना। जी सर, मेरा अगला सवाल है सर, मैंने PNB के 260 शेयर्स ले रखे हैं एट अ प्राइस ऑफ 100.56। 260 शेयर 100 रुपए 56 पैसे पे।
ओके, ये जी, ट्रेडिंग वाला जरूर। पार्ट था या इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट था? ये सर एक्चुअली ट्रेडिंग वाला पार्ट था, बट मैं देख रही हूँ अभी स्टॉक काफी फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 101 जा रहा है, कभी 99 जा रहा है, तो और मुझे लगता है ये पीएनबी डिविडेंड भी देता है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती अरे हूँ। आपको डिसाइड करना, आपको ट्रेडिंग के लिए लेना था, मोमेंटम खेलना था, कि आपको लॉन्ग टर्म डिविडेंड सोचना था? क्लैरिटी रखो आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अच्छा, इस पे स्टॉप लॉस लगाया था जब ट्रेडिंग करी थी तो? हाँ जी, मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। कहाँ पर लगाया? मेरा स्टॉप लॉस मेरा, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली एवरेज किए हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। फिर मैंने अपना मन बना लिया कि चलो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करूंगी। ठीक बात है। अमित जी, सही स्ट्रैटेजी है क्या ये? और पीएनबी का जवाब दीजिए भाई। जी, मैं चार्ट्स पे तो डेफिनेटली आऊंगा, लेकिन सिर्फ ये सलाह कि कभी भी कोई स्टॉप लॉस अगर आप निर्धारित खुद भी करें तो उसको हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करें। फॉलो करें। नहीं तो कई बार कुछ ज्यादा स्लाइड आ जाए तो फिर बाद में रिग्रेट रहता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर मैम पीएनबी का स्ट्रक्चर देखें, फिलहाल मोमेंटम नहीं है, साइडवेज कंसोलिडेशन में है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट्स पे 94-95 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। हमने बराबर पिछले 1 डेढ़ महीने में देखा कि जब भी स्टॉक्स ने वो लेवल पीएनबी ने टच किया, वहां से हमने एक अपटिक जरूर देखा है। थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट चार्ट्स देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई अभी फिलहाल घबराने की जरूरत है। 94 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे आराम से होल्ड करें। चलिए भाई साहब, बड़ा पेन है। एलएनटी और बीईएल मेरे ख्याल से बजट डे सैटरडे को भी निफ्टी के टॉप लूजर्स ही थे परसेंटेज में। आज भी दोनों धुल रहे हैं और ये ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक है। एलएनटी 5% का कट है, बीईएल 5%, ओएनजीसी 5%। ये सब केपेक्स, ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जहाँ पे सब्सिडी का बर्डन इनको झेलना है। तो बीपीसीएल वगैरह आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बहुत सारे पॉकेट्स हैं इस समय अच्छे खासे पेन में जो काम काज कर रही है। खैर, इस नोट पर विजया मैम, राखी मैम, आप दोनों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। लखनऊ से जिनको जुड़ना था उनकी फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट हो रही है। मैम आप सुन रही होंगी, आई एम श्योर। सॉरी, इसीलिए आपको ले नहीं पाए, नहीं तो आवाज ही नहीं आती या फिर इमेज गड़बड़ आती। अमित जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बड़े तरीके से सारी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। अच्छा, ब्रेक लूं उससे पहले, सोशल मीडिया में देश ने आवास पर बजट देखा। इस खास मौके पर बाजार के बड़े महारथियों ने अपनी बात रखने के लिए आवास को चुना। इसी सिलसिले में हीलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा आज हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बजट के बाद एनबीएफसीज और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में दाव लगाने की राय दी है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि एनबीएफसीज और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन कंपनियों को बजट से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। उसी अंश को सुनते सुनते ब्रेक लीजिए, ब्रेक के उस पर लौटते हैं। तो बैंक्स और एनबीएफसी में अगर आप प्योर लिक्विडिटी की बातें करेंगे तो एनबीएफसी को थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि एनबीएफसी को दो फायदे हो गए। एक तो जो कंज्यूमर जिसको वो लेंड करते थे उसके बाद थोड़े पैसे आ गए तो क्वालिटी ऑफ द लेंडर बेटर हो गया, आई मीन क्वालिटी ऑफ द बोरोअर, उसकी बैलेंस शीट थोड़ी इंप्रूव हो गई, उसकी एबिलिटी टू पे ऑन टाइम ज्यादा हो गया। प्लस ये जो कंज्यूमर फाइनेंस टाइप कंपनी है अब, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल, अगेन मैं वो कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर नहीं खरीदता क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन है, बट कंज्यूमर ड्यूरेबल टाइप चीजें ज्यादा खरीदी जाएंगी देन कंज्यूमर स्टेपल टाइप चीजें। बिकॉज जो भी कहें ये मिडिल क्लास है, ये वो नहीं है लोएस्ट इकोनॉमिक, वो नहीं है जो आप कहेंगे टूथपेस्ट भी नहीं ले रहा था पहले 12 लाख की इनकम में और अब वो अब डबल टूथपेस्ट ले लेगा या समथिंग लाइक दैट। सो दिस क्राउड का अगर डायरेक्ट बेनिफिट सोचना है तो वो होगा कि जी एक तो सेविंग कर लो, चलो 20-25%, और होपफुली हमारे फंड में डाल दें, किसी फंड में डाल दें, और बाकी से आप कंज्यूमर ड्यूरेबल टाइप चीजें या कार, छोटी कार, ये सब चीजें इज द ऑडियंस आई थिंक फॉर दिस। ये इतना वो भी नहीं है कि वो साबुन नहीं ले रहा था अब साबुन लेने लग जाएगा या उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उस ऑडियंस के लिए बेनिफिट हो सकता है, आई मीन उन कंपनीज के। बजट मतलब सीएनबीसी आवाज, एक बार फिर साबित हुई बात। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. YouTube पर 5 लाख दर्शक आवाज के साथ अपने प्रतिद्वंदी से डबल से भी ज्यादा। सीएनबीसी आवाज YouTube पर नंबर 1 चैनल था 5 लाख लाइव व्यूज के साथ। 5 लाख लाइव व्यूज के साथ
और जो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, हिंदी में जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, वो उस समय पे उसके आधे पर भी नहीं था। सिर्फ बिजनेस चैनलों में नहीं, बजट की हो बात तो देश के सभी न्यूज चैनलों में सबसे आगे CNBC आवाज। अब वक्त है ग्रोथ कोड की ओर जाने का, जो ग्रो और CNBC आवाज की एक खास पहल है, जिसके जरिए हम आपको मार्केट से जुड़ी बारीकियों और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं, जिससे आप निवेश से जुड़े सही फैसले ले सकें। इस हफ्ते मेरे सहयोगी यतिन मोता ने क्वांटिफाई कैपिटल के को फाउंडर और ट्रेडर सौरभ सिसोदिया से बात की और जाना कि कैसे सोशल मीडिया स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहा है। अगर हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सेबी ने बहुत सारे अभी चेंजेस किए हैं रूल्स रेगुलेशंस में। इसमें क्या खास चीज़ें हैं वो जो ध्यान में रखने लायक है? आई थिंक फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। तो सेबी ने 2 चीज़ें की है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो लॉट साइजेस है वो काफ़ी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की बढ़ा दी है। फॉर एग्जांपल निफ्टी की लॉट साइज 25 से 75 कर दी गई है। तो इससे क्या होगा कि मार्जिन्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट्स के बढ़ गए, तो जो छोटे प्लेयर्स है, छोटे रिटेलर्स है, एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास एक कंस्ट्रेंट आ गया। एंड दूसरी चीज़ जो सेबी ने की है कि पहले हमारे यहाँ पे डेली एक्सपायरी हो रही थी एंड उस डेली एक्सपायरी से जो मार्केट में वोलेटिलिटी थी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब सेबी ने एक नया रूल रहा है कि पर एक्सचेंज आप एक ही एक्सपायरी वीक में रख सकते हो। तो इन दोनों फैसले से मुझे लगता है एक चीज़ ये होगी कि जो रिटेलर्स है वो मार्केट से थोड़ा दूर रहेंगे, तो इससे जो स्पेक्यूलेशन है मार्केट में, जो मार्केट की वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी, मार्केट स्टेबल रहेगा। पर ऑन द फ्लिप साइड लिक्विडिटी भी थोड़ी अफेक्ट होगी, तो हमें देखना होगा। बट रिटेलर्स के स्टैंड पॉइंट से आई थिंक सेबी ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। बट फ्रॉम अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव आई डोंट नो कि लिक्विडिटी कितनी अफेक्ट होगी, बट येस आई थिंक फ्रॉम रिटेलर्स दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन बाय सेबी। जी, और अगर हम नए नियमों की बात करें, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, नियम में काफ़ी सारा चेंज हुआ है, तो रिटेलर्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो नियमों का पालन कर सकें? तो सबसे पहले तो उन्हें अपडेटेड रहना चाहिए क्या क्या नियम चेंज हुए हैं। आई थिंक एक्सचेंज की फाइलिंग्स देख सकते हैं या तो ब्रोकर के थ्रू जान सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। एंड इसके चलते हुए जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज है उनको रीडिफाइन करनी होगी, बिकॉज अगर सपोज आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो मार्जिन्स ऑटोमेटिकली बढ़ गए, तो जो आपके रिटर्न्स थे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, तो आपकी जो भी कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को वापस रीडिज़ाइन करना होगा।